चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्राइमरी एक्टिविटी। और प्राइमरी एक्टिविटी कोई भी वो एक्टिविटी जिसमें हम किसी भी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी तरह के अपने एफर्ट्स मतलब कि अपने एफर्ट्स लगाए बिना, मतलब हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी एक्टिविटी, पहला रीजन। दूसरा, ये अदर एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं और यहीं से हर प्रोसेस की बिगिनिंग होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें हर वो चीज आती है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात करें तो एग्रीकल्चर, सेकंड अगर बात करें फिशिंग, थर्ड आप बात करें मिनरल रिसोर्सेज, आप नेचर से कुछ ना कुछ प्रिकोर करते हो, चौथा आप बात करें तो फॉरेस्ट्री और वेजिटेशन। ये सब मिला करके इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। तो ये पार्ट हो जाते हैं प्राइमरी एक्टिविटी का। प्राइमरी एक्टिविटी में बात करें तो हमने चूंकि एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी है, तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वर्ल्ड एग्रीकल्चरल टाइप्स। अब वर्ल्ड एग्रीकल्चरल टाइप्स की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि हर कंट्री का एग्रीकल्चर आप डिस्कस करेंगे। आप एग्रीकल्चर की कितनी टाइप्स होती हैं वो डिस्कस करोगे, उसमें जो रीजन और कंट्री फिट बैठ रही है उसको फिट करोगे। उसके पहले आपको कुछ कंडीशन समझनी जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है भी, इट इज अ बेसिकली सॉइल कल्चर। तो आपने सॉइल को कल्चर करना है, माने कि कल्टीवेट करना है अपनी बेटरमेंट के लिए। इसके लिए सॉइल वर्ड ही जब यूज हो गया तो यहां से ये पता लग रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो और फिजिकल क्वालिटीज बहुत मैटर करती हैं। फिजिकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो उसमें आ जाता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का रेनफॉल पैटर्न है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, किस तरह की सॉइल है, किस तरह का टेरेन है, टोपोग्राफी है, स्लोप किस तरह की है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नॉन फिजिकल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे वहां का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, मतलब वहां का फार्मर किस वे में काम करता है, उस फार्मर को इनपुट सपोर्ट्स किस तरह की रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिविजुअल फार्मर है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है, कलेक्टिव फार्मिंग की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग की जाती है या सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। अगला, गवर्नमेंट सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है, प्रोडक्शन किस पर्पज के लिए की जाती है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए या मार्केट को सेल करने के लिए। एंड नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है और टेक्नोलॉजी को किस लेवल पे यूज किया जा रहा है। तो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स आपस में मिल करके एक एग्रीकल्चर टाइप को जन्म देते हैं, उसी को हमने स्टडी करना होता है। तो क्लाइमेट और बाकी चीजों का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज आप इक्वेटर के बारे में सब जानते हो, आप मिडल लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड के बारे में सब जानते हो, टॉरिड जोन, मिडल मिडल टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बारे में आप सब जानते हो। नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन का कंसेप्ट पता है, मैंने एक बार ग्लोब के थ्रू समझा, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है और ऐसे इंक्लाइंड फेज में जब वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो सन की रेज कभी नॉर्थवर्ड और कभी साउथवर्ड फॉल करती हैं ग्लोब के ऊपर। इसलिए 6 मंथ नॉर्थ पोल पे दिन रहता है और साउथ पोल पे रात रहती है, और साउथ पोल पे फिर 6 मंथ दिन रहता है और रात रहती है। वजह से होता क्या है कि 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। सारा साल सन इन दो कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में मूव करता रहता है। तो ये जो रीजन है इसमें होल ईयर सन की रेज ऑलमोस्ट वर्टिकली रिसीव होती है, इसलिए इसको हम ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं। ट्रॉपिकल माने हॉट, माने गर्म बेल्ट कहते हैं। अब इसमें भी पर्टिकुलरली ये जो इक्वेटर का एरिया है, इस इक्वेटर के पूरे बेल्ट को अगर हम देखें 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 5 डिग्री साउथ, इस बेल्ट पे चूंकि सनलाइट होल ईयर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, तो बराबर सनलाइट रिसीव होती है। इसकी वजह से यहाँ पर वर्टिकल मोशन ऑफ द विंड्स होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट रिसीव होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन, उतना ज्यादा रेनफॉल। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा, दिस इज अ जोन ऑफ असेंडेंस, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है। एक होता है जोन ऑफ डिसेंडेंस, गर्मी वहां पे भी है लेकिन वो जोन ऑफ डिसेंडेंस है, जैसे 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ, तो जहां पर हवाएं नीचे गिर रही है, इसकी वजह से यहाँ पर सूखा पड़ता है और वर्ल्ड के सारे डेजर्ट्स इसी लैटिट्यूड पे हैं। लुक एट द सहारा डेजर्ट,
लुक एट द अरेबियन, लुक एट द थार डेजर्ट, लुक एट द मैक्सिकन डेजर्ट्स, और नीचे आ जाएं, लुक एट द अटाकामा डेजर्ट्स, अफ्रीकन डेजर्ट, बोत्सवाना, ये वो, लुक एट द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स। ये 20 to 30 डिग्री नॉर्थ, 20 to 30 डिग्री, सपोज कीजिए दिस इज ग्लोब, दिस इज इक्वेटर, क्लोज, दिस इज इक्वेटर, और ये जो है हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ना इसको 23.5 नहीं, इसको डायरेक्ट 30 मानते हैं। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड दिस वन इज नॉर्थ पोल। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड दिस वन इज साउथ पोल। तो 0, 30, 60, 90, 30, 60, 90, साउथ, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ। इतना क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है, आराम से समझना है। आपको पता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ एग्जैक्ट यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा, तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए 23.5 पे नहीं लेके जा रहा हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में सन माइग्रेट करता रहता है होल ईयर। सन क्यों माइग्रेट करता रहता है होल ईयर? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। देखिए अर्थ ऐसे ना होके ऐसे होती, ठीक है, ये है सीधा, जिस पे अर्थ रोटेट करती है, ये जो स्टिक है इसको हम एक्सिस कहते हैं, और जिसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है जिस ऑर्बिट पे, उसको हम प्लेन कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। तो वो ऑर्बिटल प्लेन है, ये एक्सिस है, ठीक है। दिस वन इज एक्सिस एंड दिस सर्कल इज ऑर्बिटल प्लेन। क्लियर? अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से सीधी ना होकर के झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री। सीधी होती सीधे से झुक गई है, कितना? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो अर्थ इज inclined on its axis by 23.5 डिग्री। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए। सपोज करते हैं अर्थ झुकी नहीं होती और दिस इज एशिया एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल लेंगे। तो अर्थ झुकी नहीं है, अर्थ इस तरह से है, ये सन है, और चूंकि सन मल्टी डायमेंशनल है, हर तरफ है, मोबाइल की रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही तरफ है, तो मोबाइल रोटेट हो जाएगा सन बनने के लिए जिधर जिधर अर्थ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये झुकी हुई ना रहती तो इस तरह से अर्थ रोटेट करती, सॉरी रिवॉल्व करती, और सारा साल सन जहां पे एक्सपीरियंस हो रहा है वहीं पे होता रहता, कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सन जिस जिस एरिया में रिसीव हो रहा है सन की रेज ठीक वैसा ही रहता, ठीक है। अर्थ ऐसी नहीं है, ये अर्थ सीधी थी, अर्थ इनक्लाइंड है, हमने इंक्लाइन कर दी। इस मौके पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, लुक एट द दिस इज द एग्जैक्ट फिगर ऑन द यूट्यूब और ऑन द इमेजेस ऑन योर मैप एटलस। लुक एट दिस रीजन, दिस इज हाईली एनलाइटेड, इस रीजन में प्रकाश है पूरा, और साउथ रीजन देखिए पूरा प्रॉपर, लेकिन ये रीजन देखिए नॉर्थ पोल का रीजन अंधकार है। तो 6 महीने का यहाँ पे अंधेरा रहेगा। और अभी सन कहाँ पे है? सन चूंकि ये पूरा ग्लोब स्फेयर है, तो ग्लोब को अगर इक्वेटर से हम काट के इसके 2 टुकड़े काट दें, तो ये नीचे वाला आधा और ये ऊपर वाला आधा, आधे को बोलते हैं हेमीस्फेयर। तो नीचे वाला साउदर्न हेमीस्फेयर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। तो ये जो साउदर्न हेमीस्फेयर है, सन इसकी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे वर्टिकल है, इस टाइम सीधी रेज फॉल कर रहा है 90 डिग्री पे। इस सिचुएशन को हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस क्यों बोलते हैं, सुनो। इस समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म दिन है 22 दिसंबर, और गर्मियों में दिसंबर मनाया जाएगा। कल ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म दिन होगा और गर्मियों में वहां पे क्रिसमस मनाया जाएगा। फिर भी हमने इसको विंटर सॉलिस्टिस बोला, क्यों? अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर देखिए, सारा वर्ल्ड, सारा लैंड ऑलमोस्ट इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर के नीचे सिर्फ अफ्रीका का इतना रीजन और साउथ अमेरिका का इतना रीजन है। तो जहां पर लैंड एग्जिस्ट करता है, जहां पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, हम ज्योग्राफिकल फिनोमिनास को उनसे डिनोट करके ही एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए इसको, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे क्या होगी, विंटर, क्योंकि सन की रेज साउदर्न हेमिस्फेयर में तो सीधी पड़ रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्लांटेड। तो जब तिरछी रेज पड़ेंगी तो ठंड होगी, नॉर्मल सी बात है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है, अभी पंजाब में विंटर है ना, इट इज अ विंटर सॉलिस्टिस। लेकिन अब सन के अराउंड रेवोल्यूशन कितने समय में लगता है अर्थ का? 12 महीनों में। तो आधा गोला 3 महीने में, फिर आधा गोला 6 महीने में।
तो हाफ सर्कल कंप्लीट करती है 6 मंथ्स में और नेक्स्ट हाफ पूरा करती है 6 मंथ्स में। तो जैसे ही हाफ सर्कल पूरा करेगी, दिस इज द पोजीशन, ध्यान से देखना, नाउ दिस इज द पोजीशन। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ग्लोब पे इस रीजन पे लाइट है, ठीक है, इस रीजन पे लाइट है। इस समय सन एग्जैक्ट इक्वेटर पे वर्टिकल है और इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे बराबर लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, दिस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जब सन इक्वेटर पे वर्टिकल है, 22 दिसंबर के बाद 22 जनवरी ऊपर आ रहा है सन, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, तो ये 21 मार्च का दिन है जब सन वापस इक्वेटर पे आएगा। और इन दिनों में इंडिया में जहां हम रहते हैं पंजाब में, वहां पे स्प्रिंग का सीजन होता है, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स माने इक्वल रातें, इक्वल नाइट्स, 12 घंटे की रातें 12 घंटे के दिन। और आप नोट कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल के महीनों में पंजाब में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे जाएं, अब आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन चेंज हो गई, मैं एशिया ही ले आता हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइट है, साउदर्न हेमिस्फेयर में अंधेरा है। 22 मार्च था, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 21 जून सबसे गर्म दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है और हमने सबसे गर्म दिन और इंटरनेशनल योगा डे। तो क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लार्जेस्ट डे होता है, इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट लेना है योगा का, तो इसको इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया। तो 6 महीने का ट्रेवल पूरा हुआ है सन का। 22 दिसंबर से अब हम 21 जून पे आ गए। अब फिर से साउदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल में अंधेरा है। हम फिर इधर आते हैं, फिर आप देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी अंधेरा, नॉर्थ पोल में थोड़ा, साउदर्न पोल पे भी अंधेरा, और ये रीजन एनलाइटेंड है पूरा। ये कौन सा टाइम है? जैसे ही 21 जून हुई सन वापस नीचे को जाएगा, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 सितंबर। तो 23 सितंबर को सन फिर से इक्वेटर पे आता है और इस समय पंजाब या नॉर्थ इंडिया में ऑटम मंथ होता है, इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर अगर इधर आ जाएं, हम फिर आ जाते हैं, तो फिर से वही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में फिर से आ गया। तो सितंबर के बाद 22 अक्टूबर, 22 नवंबर, 22 दिसंबर, तो फिर 22 दिसंबर को वहीं पे आ गया, दिस इज विंटर सॉल्स्टिस। तो हम ध्यान से अगर एक चीज नोटिस करें तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि 3 महीने कैप्रिकॉन से इक्वेटर तक जाने में, फिर 3 महीने इक्वेटर से कैंसर तक, तो 3 महीने इक्वेटर से कैंसर तक और कैंसर से वापस इक्वेटर तक आने में 3 महीने, तो फुल 6 मंथ्स के लिए तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रहा। इन 6 मंथ्स तक नॉर्थ पोल में दिन रहता है और साउथ पोल में अंधेरा रहता है। उसके बाद इक्वेटर से कैप्रिकॉन तक आने में और कैप्रिकॉन से वापस इक्वेटर तक जाने में 6 मंथ्स लगे। उन 6 मंथ्स में भी सन पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फेयर में रहा, तो नॉर्थ पोल पे अंधेरा रहा। लेकिन चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाए चाहे साउदर्न हेमिस्फेयर में जाए, ये ट्रॉपिक्स का जो रीजन है, इस रीजन में सारा साल टेम्परेचर रिसीव होता रहता है, सारा साल हीट रिसीव होती है। और उसमें से भी पर्टिकुलरली ये इक्वेटर का रीजन आप नोटिस कर पा रहे हैं, इक्वेटर से सन 2 बार क्रॉस हो रहा है। तो कोई ऐसा पॉइंट जहां पर सन 2 बार ही वर्टिकली फॉल करता है, दैट इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच के एरिया में जो लैटिट्यूड्स आते हैं, सन उन पे 2 बार वर्टिकल होता है ना, एक बार जाने के समय, एक बार आने के समय, इसलिए ये रीजन में मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। पहला तो हमने ये समझा, इसका अगला कंसेप्ट समझिए। अब चूंकि ये जो 0 डिग्री और ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर हीट रिसीव हो रही है, तो जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, और जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं जैसे ही उस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी वो भी हीटअप हो जाएंगी। और विंड का क्या कंसेप्ट है कि एक ओपन एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करती है अर्थ। इसमें जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वार्म होंगे, वार्म होके एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होके हल्के होके ऊपर उठेंगे। इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, इट इज अ फिनोमेना ऑफ कन्वेक्शन। तो जैसे ही ये ऊपर उठेंगे वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई आएगा, वो कहां से आएगा वो समझाएंगे। पहले समझिए कि ऊपर उठेंगे तो अब होगा क्या। ये इक्वेटर था, इक्वेटर पे सनलाइट बहुत रिसीव हुई, सरफेस हीटअप हुआ, एयर उसके कांटेक्ट में आई, हीटअप हुई, और जैसे ही एयर हीटअप हुई, एयर ऊपर उठी, और कोई भी चीज ऊपर उठती है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो जैसे ही ये ऊपर उठी, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, एक लिमिट पे जाकर के पोटेंशियल एनर्जी कमजोर पड़ने का शुरू हो जाएगी और ये ऊपर उठने की बजाय डाइवर्ट होगी। और जैसे ही ये डाइवर्ट होगी, एक पॉइंट पे जाके इतनी भी एनर्जी नहीं रहेगी कि ये अर्थ के कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल मोशन भी बना पाए। पहले वर्टिकल मोशन बना रही थी, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन बनाने लगी, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन बनाने का भी दम नहीं रहेगा तो ये नीचे अर्थ पे फॉल करेगी। वो कहां पे? ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं
यहां से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ के डाइवर्ट हो रही हैं और वापस 23.5 डिग्री पे आके नीचे गिर रही हैं। ठीक है, और जो हवाएं 23.5 डिग्री पे आके नीचे गिर रही हैं वो क्या कर रही हैं, यहां से जो एयर उठी ऊपर की तरफ अर्शप्रीत 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे जब वो जाकर के फॉल बैक हुई, अल्टीमेटली फॉल करने के बाद वो किधर जाएगी, अब जहां पर विंड गिर रही है, जहां पर विंड गिरी है वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां से विंड ने अपवर्ड मोशन पकड़ा था वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स के अपने वेट होता है और उस वेट की वजह से प्रेशर होता है। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे रहे ही नहीं तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब एयर मूव करेगी। तो एयर मूव करने का सिस्टम क्या रहेगा, इस तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एयर। हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर, एयर इस तरह से मूव कर रही है, लेकिन ये डायरेक्शन इस तरह से नहीं रहेगी, डायरेक्शन का पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। तो विंड इस तरह से मूव करेगी, ये पैटर्न रहेगा विंड के मूव करने का। तो कि ये इक्वेटर है, यहां से विंड्स ऊपर उठी थी। ठीक है, तो ऊपर उठने के बाद इक्वेटर को ऐसे बनाते हैं, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इक्वेटर से ये ऊपर उठी है, तो यहाँ पर लो प्रेशर और वैकेंसी क्रिएट हुई, ऊपर उठने के बाद 30 डिग्री पे फॉल करी। तो 30 डिग्री के बाद फॉल करने के बाद दो बारी विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, एक बार अपर एयर में और एक बार सरफेस पे। ठीक है, अपर एयर में अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, एंड सरफेस पे टुवर्ड्स द इक्वेटर। सो जब भी ये आकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे फॉल करेगी, ये ढूंढेगी वेयर इज द लो प्रेशर, वैकेंसी किधर है, तो ये एकदम से रश करेगी इक्वेटर की तरफ। फिर यहाँ पे आई, हीट अप हुई, फिर ऊपर उठी, फिर वहां गई, नीचे गिरी, इक्वेटर पे आई, हीट अप हुई, फिर ऊपर। यहाँ पर बहुत जबरदस्त हीट रिसीव हुई, एयर वार्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर जाके डाइवर्ट हुई, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे फॉल करी। फॉल करते ही क्योंकि हवा गिर रही है तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, वहां से फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगी। अभी एक ही हिस्सा आपको समझा रहा हूं, तो वो एक हिस्सा वापस इक्वेटर की तरफ आएगा। इस वजह से एक पैटर्न बना विंड का, ये पैटर्न बना, तिरछी विंड आ रही है और ये दोनों यहाँ पे टकरा रही हैं। तो मतलब जहां पर दो विंड्स टकरा रही हैं वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे दो विंड्स टकरा रही हैं, यहाँ पे दो विंड्स टकराई हैं, तो इट इज अ कन्वर्जेंस जोन। जहां पर दो चीजें टकराएं वो कन्वर्जेंस जोन होता है। और कन्वर्जेंस जोन कौन सा है, ट्रॉपिक्स के बीच में। सो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इट इज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसलिए टकरा के ऊपर उड़ जाती है। हमने देखा कि पूरे ग्लोब के ऊपर प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो हमने पहले देख ली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल रीजन ही हुआ ना, ट्रॉपिक्स के थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक्स के थोड़ा सा नीचे, तो इट इज अ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिक्स पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो चूंकि यहाँ पर आकर के हवाएं फॉल कर रही हैं, अब एक कंडीशन हमेशा के लिए समझिए कि जब भी रेनफॉल आप चाहते हैं तो हवा ऊपर उठनी चाहिए, क्योंकि हवा ऊपर उठेगी तो वो जो मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स से जो एक्सपैंड हुए हैं उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा रास्ते में, डस्ट पार्टिकल या कोई और चीज, वो उस पे आके इकट्ठे होंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा सारी चीजें क्लोज आती जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है चीजें दूर जाती हैं, टेम्परेचर घटता है तो चीजें क्लोज आती हैं। जैसे जैसे सब क्लोज आते जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंट्रैक्ट होते चले जाएंगे, इस फेज को कहते हैं कंडेंसेशन। और इतना हाई, इतना का साइज वो एक्वायर कर जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अल्टीमेटली वो इतनी भारी हो जाएंगी कि ऊपर उठने वाली हवा उन्हें हवा में सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं लटका पा रही, तो वो नीचे बरस जाएंगे, उसे रेनफॉल कहते हैं। माने वर्षा होने के लिए हवा का ऊपर उठना जरूरी है, क्योंकि जब तक हवा ऊपर नहीं उठेगी टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा कंडेंसेशन नहीं होगी, और जब तक कंडेंसेशन नहीं होगी रेनफॉल नहीं होगा। ये बात समझ में आई। तो फिर जहां पर हवा नीचे गिर रही है तो वो और ज्यादा ड्राई नहीं हो जाएगी, वहां पे और ज्यादा ड्राई वेदर नहीं हो जाएगा। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी पूरे ग्लोब पे आप देख सकते हैं, जहां पर भी एयर डिसेंड करती है 20 डिग्री, ये
लैटिट्यूड, यहाँ पर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और ठीक यहीं पर आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में भी डेजर्ट्स मिलते हैं, दैट टू ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। वो कंसेप्ट फिर समझाएंगे, आज नहीं, पर डेजर्ट्स कहाँ पे होते हैं? ऑन द वेस्टर्न साइड्स, ऑन द वेस्टर्न साइड्स। ओके, क्लियर कहानी? तो हमने ये बेल्ट पढ़ लिया। इसके अलावा आप देखो ध्यान से, हमने 30 डिग्री पर बनाई थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये हाई प्रेशर बेल्ट से एक ब्रांच तो हमने इक्वेटर की तरफ दिखा दी, हवा गिरने के बाद भी दो टुकड़ों में बटेगी। दूसरी ब्रांच किधर जाती है? 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 60 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, ये 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ क्यों गई? देखिए, लो प्रेशर बेल्ट दो तरह से क्रिएट होती है ग्लोब पे। पहली लो प्रेशर बेल्ट आपने जो इक्वेटर पे देखी, दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट, माने टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठी, तो ये लो प्रेशर बेल्ट थी। दूसरी लो प्रेशर बेल्ट जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में बनेगी, इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड, माने अर्थ की रोटेशन की वजह से यहां से हवा ऊपर को थ्रस्ट होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, when I will teach you the physical geography, I will explain you the whole phenomena। अभी इतना समझिए, it is dynamically induced। ठीक है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर यहाँ पे तो टेम्परेचर ही बड़ा लो है, तो हवा गर्म होकर तो ऊपर उठी नहीं, तो यहाँ पे लो प्रेशर कैसा है? तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हवा को बाहर, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलती है ना, हवा को बाहर को थ्रस्ट लग रहा है और ये ऊपर उठ रही है। तो यहां से हवा, ये जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हवा डिसेंड होने के बाद दो ब्रांचेस में बटी थी, एक 0 की तरफ आ गई थी इक्वेटर की तरफ, एक 60 डिग्री की तरफ जाएगी। 60 डिग्री की तरफ जाने के बाद ऊपर से, अब 60 डिग्री पे जाने के बाद ये ऊपर उठेगी, 60 डिग्री पे जाने के बाद ये ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद अल्टीमेटली इसकी भी डिविजन्स क्रिएट होंगी। ठीक है, ये 60 डिग्री से ऊपर उठी और ये ऊपर जाकर के नॉर्थ पोल पे फॉल करेगी। ठीक है, नॉर्थ पोल पे जाकर के फॉल करेगी, और जो नॉर्थ पोल है वहां पर क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर से फिर से नीचे गिरने के बाद हवा किधर को आएगी? 60 डिग्री की तरफ, 60 डिग्री की तरफ आई बात समझ में? अब होता क्या है, इसकी डायरेक्शन आप देखिए, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। क्या होता है, इमेजिन कर लेते हैं कि दिस इज ग्लोब। ठीक है, लुक एट द साइज ऑफ द ग्लोब, है ना? ग्लोब कैसा है? ग्लोब की एक खासियत है, 24 आवर्स में ये पूरा का पूरा ग्लोब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, इट इज ए स्फेरिकल बॉडी। इसका बल्ज नोटिस करिए, यहाँ पर इस तरह से पकड़ में आ रहा है, यहाँ पर तो मैं पूरा ही कवर कर ले रहा हूँ इतने में ही, लेकिन यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर नहीं। तो मतलब ग्लोब का साइज इक्वेटर पे बहुत बड़ा है और पोलवर्ड जाते हैं तो कम होता जाता है। लेकिन चाहे आप इक्वेटर पे खड़े हैं, चाहे आप उसके ऊपर के लैटिट्यूड या उसके नीचे के लैटिट्यूड पे पहुंचेंगे आप 24 घंटे बाद सेम, दोनों एक ही टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह पे। आप भी यहाँ पे खड़े हैं, ये भी यहाँ पर हैं, दोनों उसी लोकेशन पर आओगे ठीक 24 घंटे बाद ही ना। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा है कि लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस है, माने इक्वेटर पे लीनियर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है। अगर हम उस फेनोमेना से जाएं तो इक्वेटर पे 1600 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री पे आते आते लगभग 1300 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर आते आते 900 किलोमीटर पर आवर, फिर 600 किलोमीटर पर आवर, ऐसा एक फेनोमेना बनता है। ठीक है, तभी तो फिर सारे सेम टाइम पे ही वहां पे पहुंचेंगे ना, वरना एक जल्दी और एक लेट पहुंचेगा ना, वरना इक्वेटर वाला तो बेचारा ढूंढता ही रह जाएगा और ऊपर वाला तो कब का खड़ा होगा, मैं आ गया। ऐसा होता नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है और यहाँ पे इतना सा, तो नेचुरली इसको तेज इसको स्लो होना पड़ेगा ना। लॉजिक क्लियर? अब इसकी गेम खेलते हैं। सपोज कीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, बाइक चला रहे हैं, यही अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल, क्या करे, देना पड़ता है, बट दिस इज द मोस्ट प्रूवन ना, ये समझ आ जाता है। सपोज कीजिए आपके दो फ्रेंड हैं, बाइक चला रहे हैं और आप उनके पीछे खड़े होके कैच खेल रहे हो बॉल के साथ। डन। अब हम नॉर्थ हेमिस्फेयर की पहले बात करते हैं। एक फ्रेंड आपका इक्वेटर पे है और आप 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हो। ठीक है जी, आज अमराज 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, क्रांतिपाल इक्वेटर पे है। हम इमेजिन करते हैं कि दोनों के बाइक सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों बॉल खेल रहे हैं, तो खेल हो जा रहा है आराम से। लेकिन सपोज कीजिए एकदम से एक चीज हो जाएगी। अब आते हैं ओरिजिनल सिचुएशन में, क्रांतिपाल वाला बाइक तेज हो जाता है ना अमराज के बाइक से, तो अमराज जैसे ही 30 डिग्री से क्रांतिपाल की तरफ बॉल फेंकेगा, उतने में क्रांतिपाल आगे निकल चुका होगा, तो बॉल क्रांतिपाल के पीछे गिरेगी, पीछे।
तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब भी कोई विंड फ्लो करेगी, उसके पीछे जाके खड़ी हुई है जिधर से विंड आ रही है, वो ऑलवेज अपने राइट डिफ्लेक्ट होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स राइट. It deflected towards right. It is Coriolis effect. That is due to the rotation. It is a kind of Coriolis force, but Coriolis force is not the correct word. It is effect because it is due to the rotation of the earth. So that's why it is not actually force. Force नहीं है. जब rotation रुक जाएगी तो ये भी existence में नहीं रहेगी. तो ये क्या है? Effect. और दूसरा, ये जमीन पे चलते हुए नहीं लगता है, हवा में मोशन करने वाली चीजों पे लगता है. अगर आप सरफेस पे जा रहे हो, आप कहो कि मैं 0 से 30 डिग्री में बाय कार जाऊं और मुझ पे कोरियोलिस इफेक्ट लगे, नहीं, एरोप्लेन पे लगेगा, चिड़िया पे लगेगा, हर वो चीज जो हवा में उस पे लगेगा. दैट्स व्हाई इट इज इफेक्ट, नॉट फोर्स. तो इट इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स. स्यूडो माने झूठी, स्यूडो फोर्स. ठीक है जी. तो नेचुरल सी बात है, विंड का नाम उस नाम से लिया जाता है जिस डायरेक्शन से वो आ रही हो. तो देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो यहां से कोई विंड आ रही है, इट इज अ नॉर्थ ईस्ट, इट इज अ नॉर्थ ईस्ट. तो ये जो आ रही है इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट. क्योंकि राज ने 30 डिग्री से बॉल फेंकी क्रांतिपाल की तरफ, बॉल गिरनी चाहिए थी यहां, लेकिन क्रांतिपाल आगे बढ़ गया, तो क्रांतिपाल के रिलेटिव बॉल क्रांतिपाल के पीछे गिरी है, माने ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट. इसका उल्टा कर लेते हैं, आ जाओ. अब क्रांतिपाल 30 डिग्री पे है, अमराज 60 डिग्री पे है, मतलब क्रांतिपाल और अमराज एक एक लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे बस. अब क्रांतिपाल ने बॉल फेंकी है, अमराज 60 डिग्री पे, कौन तेज जाएगा, क्रांतिपाल या अमराज? क्रांतिपाल. तो क्रांतिपाल ने जब बॉल फेंकी, अमराज अभी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि क्रांतिपाल का बाइक फास्ट हो जाता है, तो अमराज से आगे फेंक देता है. तो देखिए ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट, जिधर से भी बॉल आ रही है ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट. तो विंड हमेशा किधर को डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट. ठीक है. इट इज अ कोरियोलिस इफेक्ट. इस ये नहीं आएगा तो साइक्लोन समझ नहीं आएगा कल को. सारे साइक्लोन समझने के लिए ये जरूरी है. ठीक है, ये हो गया. अब साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं. बहुत इजी है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो और इजी है. 30 डिग्री पे खड़ा है क्रांतिपाल, हम क्रांतिपाल से अमराज एक लैटिट्यूड आगे ही रहेगा. अब अमराज 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है और क्रांतिपाल 0 डिग्री पे है. तो अमराज नीचे से बॉल फेंक रहे हैं, यहां से ना, नीचे से, मतलब कि इस लैटिट्यूड से उस लैटिट्यूड की तरफ बॉल फेंक रहे हैं. क्रांतिपाल आगे भाग जाता है फटाफट, तो बॉल क्रांतिपाल के क्या पीछे पीछे. सो ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. सेम विद द 30 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. क्लियर? बस ये बॉल हमेशा पीछे आ जाना बॉल के, जिधर से भी फेंकनी है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑन द राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑन द लेफ्ट. इस वजह से ये डायरेक्शन ऐसा बना. अभी ये जो मैंने बनाई है 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 30 डिग्री साउथ के बीच में, इट इज कॉल्ड ट्रेड विंड्स. इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं. वाई? लुक एट द नेम ऑफ दिस सी, इट इज अरेबियन सी. इसका नाम अरेबियन सी क्यों है? इसके अराउंड इतनी बड़ी इंडिया, इतना सारा अफ्रीका, क्योंकि छोटी सी एक कंट्री जिसको टच भी नहीं हो रहा है, उसके नाम से इसका नाम डाला गया अरेबियन सी. भाई 2 से 2000 साल तक लगभग. अब चूंकि आप ये कहेंगे कि अरब मने मुस्लिम, तो अरेबियन तो ज्योग्राफिकल नेम ना, वहां पे जो हुए हैं उनको अरेबियन कहेंगे ना, है ना. 600 के बाद पैगंबर मोहम्मद आए और फिर मुस्लिम हुए, लेकिन अल्टीमेटली उससे पहले भी तो अरेबिया में लोग रह रहे थे ना. तो अरेबियन की अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है, इस रीजन में खासियत यह है कि अरेबियन मर्चेंट्स, अरेबियन ट्रेडर्स, ये साउथ ईस्ट एशिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड कराने में दे वर द मेन करियर. यही इस अरेबियन सी को ट्रैवर्स करते थे, लेफ्ट राइट, इसलिए इसका नाम पड़ गया अरेबियन सी. ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द अरब मर्चेंट्स, इट्स नेम इज कॉल्ड अरेबियन सी. एंड ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मर्चेंट्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड विंड्स, ट्रेड रूट्स. क्योंकि शिप्स जो है वो ट्रेड विंड की मदद से आते थे. अब होता क्या है, ये लोग आएंगे कैसे? अभी इंडिया से अफ्रीका या अरेबिया आना है तो ट्रेड विंड की हेल्प से आ जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया से आना है तो ट्रेड विंड की हेल्प से आ जाएंगे. लेकिन अभी वापस कैसे जाएंगे? वापस भी तो जाना है ना. तो ट्रेड विंड्स वो विंड्स हैं जो सारा साल चलती हैं. सो इट इज कॉल्ड परमानेंट विंड्स, इट इज कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स. ये इनके अलग अलग नाम है. अब समझो ध्यान से. अब आ गए जहाज लेके, अब वापस भी जाना है घोड़े लेके, तो वापस कैसे जाएंगे? 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड में सारा साल वेस्टर्ली चलती हैं. ये देखो, ये वेस्ट से ईस्ट ही फ्लो कर रही है ना, इनको नाम दे दिया वेस्टर्लीज. तो अब ऐसा सपोज करते हैं कि अफ्रीका से साउथ अमेरिका आ गए ट्रेड विंड की मदद से. साउथ अमेरिका में आने के बाद यहां से रोड ट्रांसपोर्ट फॉलो करा,
नॉर्थ अमेरिका पहुंचे और यहां से वेस्टर्लीज पकड़ के फिर ऊपर यूरोप, और यहां से ये रोड ट्रांसपोर्ट पकड़ के फिर अफ्रीका। तो इस तरह से दीज आर द मेन लैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एंड दीज आर द मेन ओशियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आज भी वर्ल्ड में हम वही ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स फॉलो कर रहे हैं जो 3000 साल पहले मर्चेंट्स फॉलो किया करते थे या 2000 साल पहले फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विंड्स एंड देयर इज अ